हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो अब बात करते हैं अपने जो हमारा नेक्स्ट थर्ड वीडियो है। ये भी मैं कोशिश करूँगा कि ये भी छोटा जाए। अब इसमें हम चीज़ों को कोरिलेट करके भी समझेंगे। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है फिशरी से रिलेटेड। अब उसको हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है और क्या क्या इसमें हमको पढ़ना है। ठीक, तो अभी बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। जैसे इसमें आपको फिश फार्म होती है, फिश फार्म आप समझते हैं, एक एक करके मैं बताऊँगा, आप लोग बस उसको सुनते हुए जाइएगा। ठीक, फिश फार्म का मतलब वही होता है कि जहाँ पे फिश को पाला जाता है, जो जगह होती है जहाँ पे हम फिश की रेयरिंग वगैरह करते हैं, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, फिश फार्म कहते हैं। सीधी सीधी बात है, जहाँ पे फिश की रेयरिंग की जाती है। तो जैसे होता है ना, एपीकल्चर में बी यार्ड होते थे, ठीक है, एपीकल्चर में बी यार्ड होते थे, तो उस टाइप से ऐसे यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे भी जहाँ पे इसको पाला जाता है उसको हम एपियरी या बी यार्ड, एपीकल्चर में होता था तो वहाँ पे यहाँ पे फिश को जहाँ पाला जाता है उसको फिश फार्म कहते हैं। एक होता है फिश हैचरी। फिश हैचरी का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई फिश का फार्म होता है, वो मैनेज करता है रिसप्लाइंग वाइल्ड पॉपुलेशन को। ठीक है, कह सकते हैं कि इसमें जो नेचुरल जो होती है ना, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई पोखरा है, पॉन्ड है, उसमें कोई क्या नाम है, अदर कहीं से भी मछलियाँ आ रही हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका पोखरा, आपने कोई एक स्पेसिस मतलब उसमें डाली है और अदर से कहीं पे कोई मछलियाँ आ रही हैं, तो उस केस में भी क्या नाम है, उसको रोका जाता है। तो उसी को हम फिश हैचरी कहते हैं। ठीक है, उसमें जो अदर मछलियाँ आती हैं उसको रोकने की प्रक्रिया को हम फिश हैचरीज कहते हैं। ठीक, फिश हस्बेंड्री आपको पता ही है कि फिश हस्बेंड्री में क्या है कि उसकी ब्रीडिंग से लेके उसकी रेयरिंग तक जितने भी प्रोसेस उसमें पूरी की जाती है। प्रोसेस का कहने का मतलब है कि जितनी रेयरिंग की प्रोसेस, यानी उनको पालना, उनकी देख रेख करना, उनकी ब्रीडिंग को करना, ये सारी जितनी भी प्रोसेस होती है उसको हम फिश हस्बेंड्री, जैसे हस्बेंड्री होता है ना लाइव स्टॉक में, हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री होता है और लाइव स्टॉक होता है, दोनों अलग अलग हैं। पता है ना आपको लाइव स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री में अलग अलग कैसे हैं। लाइव स्टॉक में क्या है कि हम अपने डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, हम अपने ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने के लिए जो पशुओं को पालते हैं, एक दो तीन चार जो भी हैं, जो अपने घर पे आप लोग पालते हैं, इस प्रोसेस को हम लाइव स्टॉक करते हैं। लेकिन वही जब हम कॉमर्शियल पर्पज़ से पालने लगते हैं, मतलब बड़े व्यवसाय के रूप में पालने लगते हैं, फिर हमारा जो क्या नाम है, पशु से जो इंटरेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है, तो उस केस को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस होती है। तो फिश हस्बेंड्री भी सेम वही है। फिश हस्बेंड्री में क्या नाम है, फिश हस्बेंड्री में भी वही है कि हम उसकी ब्रीडिंग से लेके रेयरिंग तक जो भी प्रोसेस करते हैं उसको हम फिर फिश हस्बेंड्री में रखते हैं। अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, बड़ा कन्फ्यूजन लोगों को होता है लेकिन है बहुत सिंपल। ठीक, एक होता है एंड्रोमोस फिश। एंड्रोमोस फिश ऐसी फिश होती हैं जो कि खारे पानी में रहना पसंद करती हैं, खारे पानी में रहती हैं, लेकिन जब ब्रीडिंग का टाइम आता है, ठीक है, जब अंडे देने की बात आती है, तब ये शिफ्ट हो जाती हैं फ्रेश वाटर की तरफ। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि ये पूरा जीवन अपना खारे पानी में बिताती हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही इनके मतलब अंडे देने की बारी आती है, तब ये तुरंत शिफ्ट हो जाती है, माइग्रेट हो जाती हैं फ्रेश वाटर की तरफ। ठीक है, तो इसको हम एंड्रोमोस फिश कहते हैं। दूसरा होता है कैटाड्रोमस फिश। कैटाड्रोमस फिश का मतलब होता है कि ये हमेशा जो इनकी लाइफ साइकिल होती है वो फ्रेश वाटर में होती है। ठीक है, अपना जीवन वन सब फ्रेश वाटर में व्यतीत करती हैं, लेकिन जैसे अंडे देने की बारी आती है तब ये कहाँ शिफ्ट हो जाती हैं, साल्ट में। एंड्रोमोनस में साल्ट में रहेंगी और अंडे देंगी फ्रेश में, और कैटामोनस में रहेंगी फ्रेश में और अंडे देंगी साल्ट में। तो ये बेसिकली इनके बीच का डिफरेंस है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं एम्फीड्रोमस फिश की। एम्फीड्रोमस फिश ऐसी फिश होती हैं जो फ्रेश वाटर और साल्टी वाटर दोनों में अंडे दे सकती हैं। इनका कोई मतलब इनका जो ब्रीडिंग है वो दोनों में हो सकता है आराम से, ये स्वतंत्र होती हैं। मतलब कह सकते हैं इनको कि ये साल्ट में भी दे सकती हैं और फ्रेश में, इनमें कोई कंसर्न वाली बात नहीं है। ठीक, तो इसको हम एम्फीड्रोमस फिश कहते हैं। एक होता है पोटामोड्रोमस फिश। पोटामोड्रोमस फिश ऐसी फिश होती हैं जो हमेशा फ्रेश वाटर में ही अंडे को देंगे, फ्रेश वाटर में ही अपनी पूरे लाइफ साइकिल को स्पेंड करेंगे। तो ऐसे फिश को हम प्रोटाडोमस कहते हैं। एक होता है ओसिनोड्रोमस फिश। ओसिनोड्रोमस वही कि जो हमेशा साल्टी वाटर में ही ब्रीड करेंगी, अंडे देंगी और उन्हीं में रहेंगी। तो ऐसे फिश को हम ओसिनोड्रोमस फिश कहते हैं। तो ये 5 टाइप्स होते हैं। एक में क्या है, एंड्रोमस में क्या होता है कि इस वो साल्ट में रहेंगी, फ्रेश वाटर में अंडे देंगी। और उसके बाद दूसरे में क्या था कि वो फ्रेश वाटर में रहेंगी और साल्ट वाटर में अंडे देंगी। तीसरे में क्या था कि वो फ्रेश और साल्ट दोनों में अंडे दे सकती हैं, कोई कंसर्न नहीं। चौथे में क्या था कि केवल वह अपना पूरा लाइफ साइकिल फ्रेश में ही व्यतीत करती हैं और फ्रेश में ही अंडे देती हैं। और पांचवा था ओसिनोड्रोमस, जिसमें वो क्या नाम है, साल्टी वाटर में रहती हैं और साल्टी वाटर में अपने अंडे को देती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, और
मैंने पॉलीकल्चर तो आपको बता ही दिया, दो अलग अलग प्रकार के जो स्पीसीज होते हैं उनके बीच जो क्या नाम है, दो अलग अलग प्रकार के स्पीसीज को एक ही पॉन्ड में पाल लेना, इसी को हम पॉलीकल्चर कहते हैं। ठीक। एक आता है स्नेगिंग। स्नेगिंग क्या होता है कि ये एक, स्नेगिंग समझते हैं ना, अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप और अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज़ को। स्नेगिंग क्या होता है कि आप लोग देखते होंगे कि आपके अगल बगल या कहीं पे भी रास्ते वास्ते में कहीं पोखरे ओखरे होते हैं, या कहीं पे भी कुछ ऐसी छोटी मोटी जो छोटे मोटे क्या नाम है वाटर साइड वाले एरिया होते हैं, ठीक है, पोखरे ओखरे जो भी होते होंगे, तो उसमें कुछ लोग क्या है कि मछली मारने बैठे होंगे तो वो बड़ा का छड़ी लेके बैठते हैं, जैसे बम्बू की कोई वो हो गई जिसको हम लोग अपने भाषा में कैन बोलते हैं यार, तो वो होती है, उसको लेके उसमें एक धागा बांधते हैं, धागा बांधने के बाद एक जर्कनुमा वो हुक लेकर बैठे रहते हैं और उसको पानी में डीप करते हैं, और उस जर्कनुमा हुक में वो चारा डालते हैं, उसको हम चारा बोलते हैं, या उसको हम कह सकते हैं कि वो अर्थवार्म होती है, ठीक है, जो जिसको हम केचुआ कहते हैं, वो डाल के उसको उसके अंदर गुच्छ देते हैं, उसके बाद उसको पानी में डिप कर देते हैं। तो जैसे ही पानी में डिप कर देते हैं तो कोई मछली आती है उसको खाती है, तो उसके मुख में वो धंस जाता है, धंसने के बाद वो उसको पंच करके वो बाहर की तरफ खींच लेते हैं, जिससे मछली वो बाहर आ जाती है। तो स्नेगिंग क्या होता है, स्नेगिंग जो वो जर्क नुमा नहीं होता, जो स्टील का जर्क नुमा होता है, जो नुकीला वाला पार्ट होता है, उसी को हम स्नेगिंग कहते हैं, ठीक है, जिसको हम अनबाइटेड हुक भी बोल सकते हैं। जो जर्क नुमा ऐसे होता है ना, इसके अंदर ये कांटे लगे होते हैं, तो उसी को हम स्नेगिंग भी बोलते हैं। ठीक। एक होता है ट्यूबिंग। ट्यूबिंग का मतलब वही कि स्नैगिंग के बाहर एक लोग, हमारे यहाँ तो मतलब जहाँ पे हम लोग के यहाँ तो जनरली क्या है कि उसमें छोटे 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 हल्के प्रकार के वो बांध देते हैं, उसमें उस धागे में छोटे छोटे लकड़ियाँ बांध देते हैं जो हल्की होती हैं और ऊपर तैरती हैं। जैसे ही मान लीजिए कि मछली ने जर्क को पकड़ा, यानी अर्थवार्म को खाने के लिए आई, जर्क को पकड़ा, तो वो अंदर की तरफ खींचती हैं, तो जिससे उनको ये पता चल पाता है, वो साइन होता है, मतलब इससे वो उनको वो पता चल पाता है कि अब मछली इसमें आ गई, अब हम इसको खींचना है। तो जो ऊपर तैरता नहीं है, छोटे छोटे बांध के छोटे छोटे लकड़ियाँ होती हैं बहुत हल्के, उसको बांध के ऊपर तैराते हैं, तो उसी को हम ट्यूबिंग बोलते हैं। ठीक है। एंगलवार्म आप लोग समझते होंगे, एंगलवार्म वही होता है जिसमें हम क्या नाम है फिश को हुक कर देते हैं, जो अर्थवार्म होते हैं उसको हम हुक में फंसा देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एंगलवार्म कहते हैं। एक होता है ब्रूड फिश। ब्रूड फिश ऐसी फिश होती है जो अपने पूरी ज़िंदगी में बहुत, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वो कैपेबल होती है ब्रीडिंग के लिए, मतलब उसका यूज हम ब्रीडिंग के लिए करते हैं, और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एग्स प्रोड्यूस करती है। ब्रूड फिश ऐसी फिश होती है जो ब्रीडिंग के लिए कैपेबल होती है, यानी ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए उसका यूज किया जाता है, और वो अपने पूरे लाइफ में या अपने पूरे लाइफ साइकिल में या अपने पूरे लाइफ में वो बहुत अंडे देती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अंडे देती है, उसी को हम ब्रूड फिश कहते हैं। एक होता है बेफेलो फिश। बेफेलो फिश ऐसी फिश होती हैं जिसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है, ठीक है, बहुत बड़ी साइज़ की होती है, जैसे बेफेलो बड़ी होती है ना मोटी सी, वैसी ऐसी ये भी होती है, इसीलिए उनको बेफेलो फिश कहा जाता है। इनकी जो साइज़ होती है वो कह सकते हैं कि 17.69 किलोग्राम तक हो सकती है, जो रियर की जाती है, पाली जाती है। मैं शार्क व्हेल की बात नहीं कर रहा, वो तो टन में होती है, मैं उसकी बात नहीं, उसको हम पालते नहीं, लेकिन जो पालते हैं और जो सबसे बड़े आकार की होती है उसी को हम बफेलो फिश भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद फिंगरलिंग फ्राई, ये सब तो आप जानते हैं, और रिजर्वियर जानते हैं, जहाँ पे पानी को कलेक्ट किया जाता है, पानी को रखा जाता है, पानी को तैयार किया जाता है, उसी को हम रिजर्वियर कहते हैं। और एक होता है लार्वेरियस फिश। लार्वेरियस फिश ऐसी फिश होती है जो हमेशा, मतलब क्या करते हैं, जैसे गैम्बोसिया था ना जो मॉस्क्यूटो लार्वा के, मतलब कि मॉस्क्यूटो के लार्वा को फीड करता था, तो जो भी फिश किसी भी लार्वा को फीड करती हो, लार्वा को खाती हो दूसरे किसी स्पीसीज के, तो उसको हम लार्वेरियस फिश कहते हैं। एक होती है प्रीडेटरी फिश, ऐसी फिश जो कीड़े मकोड़ों को खाती है, उसको हम प्रीडेटरी फिश कहते हैं। ठीक। फिर एक होता है वीड फिश, ऐसी फिश जो केवल केवल समुद्री खरपतवारों को खाती हैं, या कह सकते हैं कि अंदर के नीचे के खरपतवारों को या खरपतवार को खाती हैं या पौधों को खाती हैं, ऐसे फिश को हम वीड फिश कहते हैं। तो ये सारी टर्मोलॉजी थी जो आपको समझ में होपफुली आ गई होगी। यदि समझ में नहीं आई होगी तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, जिससे मैं उसको फिर से वापस से कवर कर दूंगा। तो है तो इसमें कुछ यार समझने वाली बात नहीं, जो जितनी भी बेसिक चीज़ें थी वो आपको लगभग पता चली गई होगी। अब क्या नाम है, अब बात कर लेते हैं कुछ फिश प्रोडक्शन और कंजप्शन के बारे में। ठीक है। और इस वीडियो को इस कोशिश करेंगे कि इसी पे यहीं पे एंड कर दिया जाए। तो यदि फिश प्रोडक्शन और कंजप्शन की बात कर लें तो हमारे यहाँ जो फिश का जीडीपी रेशियो है वो 1% तक है। अच्छा पहले चलिए, अच्छा ठीक है, कोई कंसर्न नहीं है। पहले हाँ बात कर लेते हैं इसके बाद हम इसकी प्रोसेसिंग को भी बता देंगे, जिससे कि फ़िश के हार्वेस्ट होने के बाद कौन कौन सी प्रोसेसिंग होती है, कैसे कैसे उनको रखा जाता है। ठीक है। तो पहले
प्रोडक्शन और कंजप्शन की बात कर लें तो जो जीडीपी होती है फिशरीज़ की, जो जीडीपी है फिशरीज़ का या फिशरीज़ में जो जीडीपी का योगदान है वो 1% तक है, ठीक है, अभी तक। और क्या नाम है, यदि एग्रीकल्चर जीडीपी की बात की जाए, एग्रीकल्चर में जीडीपी, एग्रीकल्चर के जीडीपी में फिशरीज का कितना योगदान है तो 7.21%। बस डेटा को याद रखना, अब बहुत डेटा आपको मिलेंगे, बस डेटा को सुनते रहिएगा और याद रखिएगा। जो एग्रीकल्चर जीडीपी की बात करें तो एग्रीकल्चर जीडीपी में फिशरीज का योगदान 7.21% है, और यदि ओवरऑल जीडीपी की बात करें तो उसमें फिशरी का योगदान 1.24%। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर दो कैसे जीडीपी हो सकते हैं, तो देखिए, एक गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जाती है जीडीपी और एक पर्टिकुलर सेक्टर की जीडीपी होती है। जो गवर्नमेंट की जीडीपी निकाली जाती है वो हमेशा कम होती है, तो जो गवर्नमेंट की जो जीडीपी होती है फिशरीज में वो 1.24% है। और लेकिन ये वही एग्रीकल्चर जीडीपी की बात करें फिशरीज का, तो एग्रीकल्चर में जो जीडीपी है फिशरीज की वो 7.21% तक है, ठीक। तो आप इसको याद रखिएगा। यदि पर कैपिटा कंजप्शन की बात करें तो FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 1965 में स्टैन जिनेवा स्विट्जरलैंड में इस्टेब्लिश्ड है। जो FAO है वो बताया था कि जो इंडिया की पर कैपिटा कंजप्शन है, ठीक है, यानी एक लोग कितना मछली को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो वो है 5 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति व्यक्ति पर ईयर। अब आप लोग के दिमाग में एक और प्रश्न उठ रहा होगा कि सर मैं तो मछली खाती ही नहीं हूँ या खाता ही नहीं हूँ, ठीक है, तो कैसे ये काउंट होगा। तो अब इसको बताते हैं। हो सकता है कि आप मछली ना खाती हो लेकिन आपका कोई हिस्सा दूसरा खाता हो, ऐसे भी तो हो सकते हैं। तो वो ऑन एन एवरेज बात करता है कि यदि वहाँ कितनी पॉपुलेशन है और 5 से 10 किलोग्राम मछली खाए तो जितनी यहाँ की प्रोडक्शन होती है उसके वो बराबर हो जाएगा। तो F&O के अकॉर्डिंग, मतलब FAO के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो यहाँ का पर कैपिटा, जो इंडियन के लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, वो एक साल में 5 से लेकर 10 किलोग्राम तक मछली को खाते हैं। जो लोग नहीं खाते मछली को वो ये तनाव में ना रहें कि मैं मछली को नहीं खाता तो कैसे मुझे काउंट कर लिया, तो ऐसा आपको काउंट नहीं किया गया। हो सकता है कि आपका हिस्सा कोई दूसरा खाता हो सकता है वो 20 केजी तक खाता हो, तो आपको भी उसमें काउंट कर लिया जाता है, ऑन एन एवरेज बात करें तो, ठीक। और इसके बाद क्या नाम है, इंडिया की बात करें तो ये पहले तीसरे नंबर पे था फिश प्रोडक्शन में, यानी मछली उत्पादन में इंडिया, जो भारत हमारा है, वो तीसरे नंबर पे था। लेकिन 2019-20 के बाद जब ब्लू रिवोल्यूशन आया, ठीक है, ब्लू रिवोल्यूशन तो आया था 2015 में, लेकिन ब्लू रिवोल्यूशन आने के बाद जब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आई, इसके बाद मैं यही वीडियो डिलीवर करूंगा जिससे कि आपको और आसानी हो जाए समझने में। मत्स्य संपदा जब योजना आई तो इसके बाद मछलियों का उत्पादन बहुत हाईली मात्रा में बढ़ गया, और इसीलिए अब जो हमारा भारत है वो दूसरे स्थान पर आ गया है मछली उत्पादन में। पहले तीसरे पे था, अब लेकिन दूसरे पे है। ये किसकी देन है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के। उसमें बहुत सारी सब्सिडी वगैरह मिलती है, 60-40 तक सब्सिडी दी जाती है। यदि आप यूटी में रहते हैं तो 100% तक सब्सिडी आपको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। यदि आप प्लेन इलाका में रहते हैं तो आपको 60% तक दी जाती है, जिसमें 36-24 का रेशियो होता है, और उसके बाद 40% आपको देना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं, ये मैं टैकल करूंगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बस याद रखना कि जो हमारा भारत है इस टाइम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी प्रोडक्शन करता है पूरे विश्व में, ठीक। और एक्सपोर्ट अर्निंग की बात की जाए तो जो मछलियों को बेच के हम जो मतलब पैसा मिलता है, अभी तक ओवरऑल जो ये 2019-20 का डेटा है, तो अभी तक 46,662 है। ये याद करने वाली बात नहीं है, बस आप इसको सुनिएगा, याद हो जाएगा तो ठीक है, नहीं याद भी होगा तो याद हो जाएगा तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा है, कैपेबिलिटी है आपके अंदर तो याद करके दिखाइएगा। यदि कैपेबिलिटी नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, बस सुन लीजिएगा इसको। तो जो एक्सपोर्ट की अर्निंग होती है वो 46,662 रुपये, 46,662 करोड़ रुपए तक 2019-20 की अर्निंग थी, ठीक है। अब इसमें हम 3 प्रकार से इसकी क्या नाम है, 3 प्रकार से इसको बांटते हैं, जिसमें फ्रेश वाटर की मछलियाँ होती हैं, मैराइन वाटर की मछलियाँ होती हैं, ब्रैकफिश वाटर की मछलियाँ होती हैं। तो हम तीनों को अलग अलग बात ना करके ओवरऑल बात कर लेते हैं, जिससे कि चीज़ें कम चीज़ों में अच्छे से याद हो पाए। यदि ओवरऑल की बात करें तो जो अभी तक कुल टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस की गई थी तो उसमें 178.5 मिलियन टन तक टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस अभी तक की गई थी, ठीक है। बस आप लोग इतना इस चीज़ को याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं टॉप 5 फिश कंजप्शन स्टेट, मतलब ऐसे कौन से 5 राज्य हैं जो फिश का बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब खाते हैं, उसको उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं। तो टॉप 5 में सबसे नंबर 1 पे है त्रिपुरा, याद रखिएगा। ये त्रिपुरा के लोग ना, ये मैं देख रहा हूँ यार ना, ये जितने छोटे कद के लोग हैं ना भाई, बहुत मछलियों को खाते हैं यार, सी फूड मछलियों को बहुत मात्रा में खाते हैं। पता नहीं कितना खा रहे हैं सब चाइना जापान वाले,
ठीक है। कंजप्शन की बात करें टॉप 5 में, तो पहले नंबर पर आता है आपका त्रिपुरा, दूसरे पर केरला, और तीसरे पर आपका मणिपुर, चौथे पर उड़ीसा और पाँचवें पर आसाम। ये जो हैं ये टॉप मोस्ट 5 स्टेट हैं। जो देखिए इसमें यूपी का नाम तक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ के बेचारे अच्छे लोग हैं, सनातनी लोग हैं, तो कम खाते हैं। तो कंजप्शन की बात करें तो वही त्रिपुरा पहले नंबर, केरला, मणिपुर, उड़ीसा और आसाम, ये टॉप 5 स्टेट हैं, ठीक है। और यदि क्या नाम है टोटल इसकी बात ये तो हो गई। और जो फिश सीड प्रोडक्शन होता है इंडिया में, ठीक है, जो फिश का सीड होता है, मतलब जो जो लोग फिश फार्मिंग करते हैं वो फिश सीड को कहाँ से लाते हैं? सीड हार्वेस्ट, ये समझ रहे हैं आप? सोच रहे होंगे कि ये जो सीड है हार्वेस्ट है, ये सर क्रॉप की टर्मिनोलॉजी है, आप फिश में क्यों बार बार? फिश में भी इसका यूज किया जाता है, फिश में भी इसको बताया जाता है कि इसकी सीड होती हैं, इसकी हार्वेस्टिंग होती है, इसका रेयरिंग होता है। कल्टीवेशन नहीं कहते हैं इसमें, रेयरिंग कहते हैं इसको। तो जो फिश सीड होती है प्रोडक्शन में, जो जो फिशरीज करते हैं लोग, और जो लोग फिश को पालते हैं, तो वो लोग जो फिश सीड को, वो मोस्टली कहाँ से फिश सीड का आता है? वो वेस्ट बंगाल से। वो हाईएस्ट है, मतलब समझ सकते हैं लार्जेस्ट फीड सीड प्रोड्यूसर है, जिसको हम कहते हैं कि जो मछली के बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ से लाए जाते हैं? वो कहाँ से लाए जाते हैं? वो वेस्ट बंगाल से लाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको बस याद रखनी है, लिख नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएँ, ठीक। और उसके बाद यदि क्या नाम है फिशरीज़ को तो मैंने आपको बता ही दिया। यदि ओवरऑल बात करें जीडीपी में, तो एग्रीकल्चर जीडीपी में 7.21% है, क्रॉप में 55.25, लाइव स्टॉक में 29.83 और फिशरीज़ में 7.24%। ये सारी चीज़ें क्या नाम है याद करने वाली है। और यदि मार्केट वाइड एक्सपोर्ट की बात की जाए, जो वर्ल्ड में एक्सपोर्ट, क्योंकि मछलियाँ इतनी उत्पादन यहाँ पे की जा रही हैं कि आप इसको बाहर भी भेजते हैं, हम लोग बाहर भी इसको बेचते हैं। तो यदि मार्केट वाइज एक्सपोर्ट की बात की जाए, तो सबसे अधिक जो प्रॉफिट होता है हमको मछलियों को बेचने पे, वो यूएसए में होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हम मछलियों को बेचते हैं, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। कह सकते हैं कि मतलब इसमें 17,904 करोड़ रुपए तक अर्निंग होती है एक साल में। और यदि क्वांटिटी की बात की जाए कि सबसे अधिक मछली कहाँ पे बेची जाती है, तो वो चाइना में बेची जाती है। सबसे मतलब कि मछली कम बेची जा रही है और पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, वो यूएसए में है। मछली ज़्यादा बेची जा रही है और पैसे कम मिल रहे हैं, वो चाइना में। ये चाइनीज़ लोग ना पैसे नहीं देते, अपने प्रोडक्ट अपने माल को बहुत बिचवाएंगे यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। सबसे अधिक जो अर्निंग होती है वो यूएसए में होती है, और जो सबसे कम और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी हम चाइना को देते हैं, ठीक है। और अब फिशरमैन पॉपुलेशन की बात कर ली जाए कि मछुआरे कितने हैं, तो फिशरमैन का मतलब होता है इसमें 3 तरीके के मछुआरों को रखा जाता है। एक होता है फिशमैन, ठीक है, एक होता है फिशमैन, एक होता है फिश ब्रीडर, और एक होता है फ्रिशर। फिशमैन वो होता है जो मछलियों की देख रेख करता है। फिश ब्रीडर वो होते हैं जो मछलियों की ब्रीडिंग पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको भी फिशरमैन में ही काउंट किया जाता है। और एक होते हैं फिशर, जो केवल और केवल मछलियों को मारते हैं, ठीक है, या हार्वेस्ट करते हैं, वो होते हैं फिशर। तो अभी तक टोटल बात कर ली जाए, तो अभी तक टोटल 2,80,000, मतलब सॉरी 2,80,63,537 फिशरमैन, 2,80,63,537 फिशरमैन अभी तक ऑफिशियली रजिस्टर्ड हैं कि ये फिशरमैन है। जो सबसे पहली फिशरमैन थी, फीमेल फिशरमैन, जो सबसे पहली फीमेल फिशरमैन थी, उसका नाम था आरसी रेखा, ठीक है। जो पहली फीमेल फिशरमैन थी जो रजिस्टर्ड थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसका नाम था आरसी रेखा, जो केरला की रहने वाली थी। ये याद रखिएगा, पहली फीमेल फिशरमैन जो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड, वो थी आरसी रेखा, ठीक। और जो यहाँ का जो अपने भारत का जो सबसे कह सकते हैं कि जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है फॉर फिशरीज के लिए, मतलब मछली उत्पादन में या मछली को बेच के जो सबसे अधिक अर्निंग करने वाले इंसान है, वो है चंद्रकांत टूरे, ठीक है। चंद्रकांत टूरे, जिन्होंने एक साल में, मतलब उनकी नेट वर्थ जो है वो 1.33 करोड़ रुपए है। मतलब वो एक साल में मछलियों को बेच के 1.33 करोड़ रुपए की अर्निंग करते। कह सकते हैं कि 1,33,00,000 रुपए की अर्निंग वो पर साल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो ये ओवरऑल अभी आपका ख़त्म हो गया है, बस थोड़ा सा रह गया आपके प्रोसेसिंग के बारे में, ठीक है। तो इस प्रोसेसिंग को भी हम इसमें कवर कर लेंगे। और एक चीज़ और छूट गई थी, उसको भी बता देते हैं। 10 जुलाई 2001 को एक साइंटिस्ट थे, फिश ब्रीडर थे, जिनका नाम था डॉक्टर हीरालाल। आपके यहाँ पे पढ़ाते हैं ना इकोनॉमिक्स, हीरालाल, तो उनसे भी आपको रिलेट इनको कर सकती हैं। तो जो डॉक्टर हीरालाल हैं वो फिश ब्रीडर थे, और उन्हीं के उपलक्ष्य में 10 जुलाई 2001 को, तब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि 10 जुलाई 2001 से हम नेशनल फिश फार्मर डे सेलिब्रेट करेंगे। तो आज 10 जुलाई आज 10 जुलाई को, हर साल 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर डे मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? डॉक्टर हीरालाल, जो कि फिश ब्रीडर थे। उन्होंने फिश ब्रीडिंग में बहुत बड़ा योगदान दिया है। लिटरेचर आप पढ़ेंगे ना, तो
तो बहुत मज़ा आ जाएगा, मतलब बहुत अच्छे थे और फिश ब्रीडिंग में उनका बहुत बड़ा योगदान था, सराहनीय योगदान था। इसीलिए उनके उपलक्ष्य में 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर डे मनाया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।